जिनके हुनर से आसमां में चमक रहती हो, ऐसे लोग चांद का इंतज़ार नहीं करते। जिनके हुनर से आसमां में चमक रहती हो, ऐसे लोग चांद का इंतज़ार नहीं करते। अपने इरादों से छीन लेते हैं अपने हक़ की खुशियाँ, अपने इरादों से छीन लेते हैं अपने हक़ की खुशियाँ। ऐसे लोग दूसरों के भरोसे रहकर वक्त बर्बाद नहीं करते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिज़िक्स बाय टॉपर्स में। मैं हूं चित्रा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन की सीरीज़ में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये लाइंस मेरी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा पैदा करती हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में इसको शेयर करना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डिफ्रैक्शन का न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ देखिए, टॉपिक है अपना वृत्ताकार चकती के कारण विवर्तन, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। ये जो डिस्क है ये आपके पास में एज अ ऑब्स्टिकल बिहेव करेगी, है ना, मतलब एक अवरोधक की तरह से व्यवहार करेगी। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना चाहिए। देखिए, दो तरीके से यहाँ पर विवर्तन हो सकता है। तो यहाँ जो सर्कुलर डिस्क है ना, वो आपके पास में एक अवरोध की तरह से है ना। दो टाइप से डिस्क मान सकते हैं अपन। हम लोग यहाँ पर एक एरी डिस्क भी मान सकते हैं। तो ये जो डिस्क होती है ये वो जिसमें से लाइट जो है वो सीधे ट्रांसमिट हो जाएगी, मतलब एक खोखली डिस्क मान सकते हैं हम, है ना। लेकिन अभी जो हमारे पास में हम विवर्तन स्टडी कर रहे हैं ये है सर्कुलर डिस्क, मतलब ये अपने पास में एक ऑब्स्टिकल की तरह से बिहेव करेगी। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। तो देखिए, विवर्तन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर एक लाइट सोर्स। ये हमारे पास में लाइट सोर्स एस है। और लाइट सोर्स एस किस टाइप से है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वही चीज़ है कि ये आपके पास में एक लकड़ी का बॉक्स है और ये लकड़ी का बॉक्स चारों तरफ से बंद है और इसके अंदर जो है वो लाइट सोर्स रखा हुआ है, जो बल्ब है वो इसके अंदर रखा हुआ है। और ये जो लकड़ी है इसमें से केवल इतना इतना हिस्सा जो है इसका, ये जो इतना इतना पार्ट है ये यहाँ से काट दिया गया है। तो लाइट जो है वो क्या होगा, इस बॉक्स में से केवल यहीं से बाहर आएगी, है ना। तो ऐसे ही अपने पास में ये 3D डायग्राम है और इसको अपन 2D में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो बॉक्स जो है वो ऐसे रखा हुआ है और लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। ये अपने पास में लाइट सोर्स एस है। अब इस लाइट सोर्स से निकलने वाली जो तरंगें हैं, है ना, जो निकलने वाली तरंगें हैं उनसे अपने पास में, जैसे ये तरंग मेरे पास यहाँ भी निकलेगी, यहाँ भी निकलेगी, अलग अलग डायरेक्शंस में यहाँ निकलती जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर निकलने वाली जितनी भी तरंगें हैं इनसे हमने एक गोलीय तरंगाग्र बना लिया। तो ये मेरे पास में एक गोलीय तरंगाग्र हो गया W डैश, ठीक है। ये हमने एक गोलीय तरंगाग्र ले लिया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो गोलीय तरंगाग्र है इसके मार्ग में यहाँ पर मैंने एक डिस्क को रख दिया। कैसे, यहाँ मैंने एक डिस्क को रख दिया। ये मेरे पास में एक डिस्क है। डिस्क कैसी है, सर्कुलर डिस्क है, मतलब समझ गए आप। ये लाइट सोर्स है, ये लाइट आ रही है और ये लाइट जो जा रही है ना, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ आपने डिस्क को रख दिया। और डिस्क कैसी है, सर्कुलर है, मतलब ये जो लाइट आ रही है इसके रेस्पेक्ट में आपने डिस्क को रख दिया, तो डिस्क कैसी है, सर्कुलर है। तो लाइट क्या करेगी, उस सर्कुलर डिस्क के किनारों से मुड़ करके जाएगी, है ना। तो अगर मेरे पास में डिफ्रैक्शन नहीं होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो लाइट क्या करती है, लाइट हमेशा प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि जैसे ही मैंने यहाँ पर एक पर्दा रखा या मैंने एक स्क्रीन को रखा, है ना, तो होना ये चाहिए था कि ये जो मेरे पास में ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, ये जो पार्ट है ए बी, ये जो मैंने स्लिट डिस्क ली है ना, जो मैंने डिस्क ली है ए बी, इतना इतना पार्ट, ये पूरा कैसा आना चाहिए था, ये पूरा आना सॉरी ये पूरा आना चाहिए था मेरे पास में डार्क, मतलब ये तो अपने पास में डिस्क का शेडो रीजन है ना, तो डिस्क को इतनी लाइट को ढक लेना चाहिए था। तो ये चीज़ आनी चाहिए थी मेरे पास में डार्क, और इसके ऊपर की साइड में जहाँ ये लाइट रेज जा रही है ये यहाँ आना चाहिए था मेरे पास में ब्राइट,
है ना, और यहाँ भी आना चाहिए था इस स्लिट के शेडो एरिया के बाद में, यहाँ नीचे भी मेरे पास में कैसा आना चाहिए था, ब्राइट आना चाहिए था, मुझे रोशनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि हमने यहाँ एक लाइट सोर्स को रखा, फिर इस गोलीय तरंगाग्र के लिए हमने यहाँ पर एक डिस्क को रख दिया, एक सर्कुलर डिस्क को रख दिया, तो अब क्या होगा, अब लाइट जो है वो बैंड होना स्टार्ट होगी। कैसे बैंड होना स्टार्ट होगी, देखो आप, हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन क्या है, विवर्तन प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं, है ना। यही है, किसी भी अवरोध या द्वारक के किनारों के द्वारा प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं, जिससे प्रकाश जो है वो उसके शेडो और एरिया जो है उसका जो परिछाया क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर जाता है। कैसे, जैसे सपोज़ किया ये मेरे पास में एक सर्कुलर डिस्क है ना, और मैंने इस सर्कुलर डिस्क को रख दिया, ये लाइट आ रही है और मैंने सर्कुलर डिस्क को रख दिया। अब लाइट क्या करेगी, यहाँ से बैंड करेगी, यहाँ से बैंड करेगी, है ना, यहाँ से बैंड करेगी। तो इसका मतलब लाइट क्या करेगी, इसके किनारों से बैंड होकर के, और इसका जो परिछाया क्षेत्र है, जितना क्षेत्र ये पर्दे पर ढक लेती है, उस क्षेत्र के अंदर लाइट जो है वो प्रवेश कर जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमारे पास में क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के टाइम पर जो हमें पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप है वो इस तरीके का नहीं मिलता है ना। मतलब लाइट सीधी रेखा में गमन करे और हमें विवर्तन प्रतिरूप में जितना डिस्क का एरिया है वो उतना का उतना एरिया हमें अंधकार में मिल जाए, डार्क मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये लाइट सोर्स एस, ठीक है, और इस लाइट सोर्स एस से मैंने यहाँ ले लिया ये पर्दा, ठीक है, ये लाइट सोर्स एस है और इस लाइट सोर्स से ये किरणें जा रही हैं, ठीक है, ये मैंने ले लिया एक पर्दा। अब क्या किया मैंने, यहाँ जो बनने वाला गोलीय तरंगाग्र है, ये जो जितनी भी रेज जा रही हैं उनके मार्ग में मैंने जैसे सपोज किया यहाँ मैंने एक डिस्क को रख दिया, ये मैंने एक डिस्क रख दी, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ, ये मैंने एक डिस्क को रख दिया और ये है मेरे पास में गोलीय तरंगाग्र W डैश, स्लिट को भी मैं नाम दे देती हूँ AB, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे तो ये जो अपने पास में स्लिट का जितना जितना एरिया है ना, स्लिट का जितना जितना एरिया है, जैसे यहाँ से अपन लेते हैं, एक मिनट, ये यहाँ से और ये यहाँ से बैंड होकर के, है ना, हाँ देखिए पहले तो हमने क्या किया, ये हमने एक लाइट सोर्स एस लिया था, उसके बाद में ये इसका एक गोलीय तरंगाग्र है, इससे निकलने वाला गोलीय तरंगाग्र, और इसके मार्ग में हमने यहाँ पर एक स्लिट को रख दिया। अब लाइट क्या करेगी, इसके ए और बी किनारों से बैंड होकर के जाएगी, है ना। तो ए और बी किनारों से होकर के बैंड होकर जाएगी, इसको मैं हटा देती हूँ। तो होगा क्या, विवर्तन की वजह से यहाँ पर जब ये लाइट बैंड होकर के जाएगी तो हमें ये वाला क्षेत्र जो है ये अंधकार में नहीं मिलेगा। यहाँ से तो लाइट सीधी सीधी जा रही है, स्लिट तो मेरी यहीं तक है, सॉरी डिस्क तो मेरी यहीं तक है ना। तो लाइट जो है वो यहाँ से तो सीधी जा रही है, तो ये एरिया तो मुझे ब्राइट ही मिलेगा, एक अच्छी इंटेंसिटी का ब्राइट एरिया मुझे यहाँ मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये जो एरिया मेरे पास में, ये जो सर्कुलर डिस्क की वजह से जो इसका परिछाया क्षेत्र है, जितने में इस सर्कुलर डिस्क की पर्दे पे परछाई बनती है, वो जो टोटल एरिया है, उस टोटल एरिया में क्या होगा कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क के किनारों से जो तरंगाग्र मिलेंगे, जो तरंगाग्र मुड़ेंगे, वो मुड़ने के बाद में आगे जाकर एक दूसरे से सुपर इम्पोज होंगे और उनमें वापस व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण की वजह से क्या होगा कि ये जो एरिया है इसमें मुझे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। वापस से मुझे यहाँ जो पैटर्न मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, मुझे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होंगी, ठीक है। अभी हम उनकी जो फ्रिंजेस पैटर्न मिलेगा उसकी मोटाई की भी बात करेंगे। तो मेन
बात यही है, इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क स्टडी करते हैं तो हमारा ऐसा मानना होता है कि अगर हमने एक सोर्स के आगे एक डिस्क को रख दिया तो होना ये चाहिए कि जितनी जगह डिस्क रखी हुई है उतना उतना पर्दे वाला क्षेत्र जो है वो अंधकार में होना चाहिए और उस डिस्क के बाहर वाला क्षेत्र जो है वो अपने पास में ब्राइट होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको प्रयोग के द्वारा देखते हैं तो होता ये है कि ये एरिया हमें ब्राइट मिलता है दोनों साइड, लेकिन जो डिस्क वाला एरिया है वहाँ से क्या होता है, प्रकाश डिस्क के किनारों से बैंड करके और उसका जो शेडो रीजन है पर्दे पर वहाँ पहुँच जाता है और इस वजह से जितने भी तरंगाग्र यहाँ से शेडो रीजन यहाँ जो इसके किनारे हैं डिस्क के इससे मुड़ते हैं, तो मुड़ने की वजह से वो एक दूसरे पर जब आगे जाते हैं तो सुपर इम्पोज करते हैं जिससे इंटरफेरेंस होता है और उस इंटरफेरेंस के थ्रू हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी ये चीज़ समझाई थी कि जब भी हम डिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं इसमें दो चीज़ें कंटेन करती हैं, एक तो हाइगन्स का वेव प्रिंसिपल और दूसरा इंटरफेरेंस। इन दोनों से मिल करके अपने पास में ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें जो यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा उसका जो सेंटर है वो हमें ब्राइट मिलेगा। अब आप सोचेंगे कैसे, हमने तो यहाँ रख दिया सर्कुलर डिस्क को, सर्कुलर डिस्क रखने से क्या होना चाहिए, ये एरिया जो है इसमें फ्रिंजेस तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये अपने पास में ब्राइट ही कैसे मिलेगा। तो इसको भी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। इसी का जो एप्लीकेशन, इसी का जो स्मॉल पार्ट है वो हम लेते हैं। देखिए हाँ, देखिए ये है अपने पास में जो हमने सर्कुलर डिस्क रखी है AB, ठीक है, और ये जो AB है इसका ये शेडो रीजन है, इसको अपन पर्दे पे ले लेते हैं यहाँ तक। ये जो A से जाने वाला ये यहाँ तक बनेगा G, इसको मैं ले लेती हूँ, इसको हम ले लेते हैं कितना, C ले लेते हैं ना, C। और यहाँ ये जो B जो है यहाँ से ये जो शेडो रीजन बनेगा इसको हम ले लेते हैं D, ठीक है, स्क्रीन पर। तो अपने पास में ये जो CD है ये है अपने पास में डिस्क AB का शेडो रीजन जिसमें अपने पास में डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा। तो अब हम क्या करें, हमें ये पता चल गया कि हाइगन्स के वेव प्रिंसिपल से और इंटरफेरेंस से दोनों से यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, लेकिन पर्दे पर किस पॉइंट पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी और किस पॉइंट पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, या हमें सेंटर जो है वो हमें ब्राइट ही क्यों मिलेगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो AB डिस्क है इस डिस्क के अक्ष पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, है ना। ये जो AB डिस्क है इसके अक्ष पर एक हमने पॉइंट ले लिया, ये P पॉइंट लिया पर्दे पर, और इस P पॉइंट पर मैं देखूंगी कि मुझे ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम P पॉइंट को किससे मिलाएंगे, लाइट सोर्स S से मिलाएंगे। जब हम P पॉइंट को लाइट सोर्स S से मिलाएंगे तो ये तरंगाग्र पर जिस बिंदु पर काटेगा उसको हम बोलेंगे तरंगाग्र का ध्रुव। जैसे ये हम मेरे पास में P पॉइंट में जब मैंने S को मिलाया तो यहाँ पर इसने इस तरंगाग्र को कट किया किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर कट किया। तो O जो है वो गोलीय तरंगाग्र का ध्रुव है, किसके रेस्पेक्ट में, P पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध के अनुसार ये जो आपके पास में गोलीय तरंगाग्र है इस गोलीय तरंगाग्र को हमने हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास में, जैसे मैंने इसको हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड किया, तो जैसे हम लोगों के पास में, मैं यहाँ समझा देती हूँ कि जो हमने सर्कुलर डिस्क ली है वो सर्कुलर डिस्क, जैसे ये मेरे पास में हाफ पीरियड जोन्स बने हुए हैं, है ना। अब सर्कुलर डिस्क जो है यदि उसका क्षेत्रफल इतना है कि उसने फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को ढक लिया तो उस कंडीशन में मुझे इंटेंसिटी किससे मिलेगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और जो इनफाइनाइट अर्धावर्ती कटिबंध है, जो इनफाइनाइट हाफ पीरियड जोन्स हैं उनकी वजह से मुझे इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या स्टडी किया हुआ है, अच्छा फर्स्ट वाला हाफ पीरियड जोन एब्सेंट हो जाएगा, फर्स्ट वाला हाफ पीरियड जोन एब्सेंट हो जाएगा तो मेरे पास में जो रिजल्टेंट बनेगा E0 वो कितना होगा, वो सुपर पोजिशन होगा किसका, सेकंड से आने वाली इंटेंसिटी कितनी, E02, थर्ड से आने वाली इंटेंसिटी, है ना। और सब किस में है, सब अपोजिट फेस में है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड कैसा है, अपोजिट फेस में। तो मैं इसको कर देती हूँ -E02 प्लस E03 माइनस E04,
ये मैं आप लोगों को प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आपको मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है, ये कैसे आएगा। तो यहाँ पर ये सारे अपोजिट फेस में है, तो कितना हो जाएगा -E02 + E03 - E04। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्धावर्ती कटिबंध में नंबर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनके कारण मिलने वाली इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। तो हाँ देखिए, जब अपने पास में डिस्क जो है वो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध को ढक लेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमें मिलने वाला आयाम है बिंदु P पर, वो हमारे पास में कितना हो जाएगा E0, और वो सुपर इम्पोजिशन होगा कितने का, E02 + E03 - E04 एंड सो ऑन। और सारे एक दूसरे के अपोजिट फेस में हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेकर के चलते हैं। जब हम इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक्सप्रेशन में क्या आता है कि अपने को मिलने वाला जो आयाम है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम आयाम किसकी वजह से मिलता है, E02 की वजह से मिलता है। तो अपने पास में कितना आ जाता है, -E02/2। अब हम इसके लिए इंटेंसिटी देखेंगे तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, फाइनल इंटेंसिटी P पॉइंट पर कितना हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा E002/4, या हम कहें I002/4, है ना। ये रिजल्ट अपने पास में आ जाता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास में ये जो सर्कुलर डिस्क है ये क्या करे, ये 2 अर्धावर्ती कटिबंध को ढक ले, सेकंड वाले को भी ढक लिया इसने, है ना। इसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है, साइज इसका हमने बड़ा कर दिया कि इसने सेकंड अर्धावर्ती कटिबंध को भी ढक लिया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पर जो बिंदु P है सर्कुलर डिस्क का, ये जो अक्ष P है इस पर मिलने वाला आयाम E0 कितना हो जाएगा। अब फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध की लाइट भी नहीं है, सेकंड की भी लाइट नहीं है, तो इसका मतलब अपने पास में कितना हो जाएगा, E03 - E04 + E05 एंड सो ऑन। ये नेक्स्ट तक चलेगा, एंड तक चलेगा। इसको सीरीज़ को हमने रिड्यूस किया पहले की तरह ही, तो वापस इतना, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, E03/2। वैसे ही करेंगे हमने जैसे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इसको किस तरीके से एवरेज लेकर के सीरीज़ को रिड्यूस करेंगे। तो अब यहाँ पर आने वाली परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E03/4, है ना। और इसको हम लिखें अगर I003 तो ये हो जाएगा I003/4। तो डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे सर्कुलर डिस्क जो है उसको कितना साइज़ का लिया है, जितना साइज़ का लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें बिंदु P पर तीव्रता का मान मिलेगा। अब आप ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पर हमें इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, I003/4। इंटेंसिटी 0 तो नहीं मिल रही है। इसी टाइप से पहले भी जब इसने फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध को ढका था तब अपने पास में इंटेंसिटी कितनी आई थी, I0 = I02/4। तो इंटेंसिटी 0 नहीं आई थी। ये अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब हम इस सर्कुलर डिस्क को इस गोलीय तरंगाग्र के आगे रखेंगे तो यहाँ पर मिलने वाला जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें इस स्लिट का जो अक्ष पे स्थित बिंदु है, जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो इसका केंद्र है, वो हमें कैसा मिलेगा, वो हमें दीप्त मिलेगा। वहाँ पर इंटेंसिटी का कुछ ना कुछ मान हमें ज़रूर मिलेगा। ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। हाँ तो देखिए क्या कंक्लूज़न आया अपने पास में कि फर्स्ट तो हमारे पास में जब जो आपके पास में डिस्क है उस डिस्क के अक्ष पर, है ना, स्थित बिंदु P पर तीव्रता होगा क्या कि पहले हमारे पास में जब आपके पास में जो चकती का क्षेत्रफल है वो डिस्क का क्षेत्रफल किसके बराबर है, यदि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के क्षेत्रफल के बराबर है ना, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, तो उस कंडीशन में जो आपको आयाम मिलेगा वो कितना आया अपने पास में, E02/2 यही आया था बिंदु P पर परिणामी आयाम।
और उसके साथ साथ में जो तीव्रता है वो कितनी आई थी, I0 2/4, है ना। सेकंड हम लोग लेते हैं इसी में, यदि मेरे पास में डिस्क का क्षेत्रफल कितना हो, एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन, है ना, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिला करके ढक ले, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी E0 कितनी आ रही है मेरे पास में, E0 3/2, और I0 कितना आ रहा है, I0 आ रहा है अपने पास में E0 3/4। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बिंदु P पर हमें कुछ ना कुछ तीव्रता का मान मिल रहा है, लेकिन वो तीव्रता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे ही जितने ज़्यादा अर्धावर्ती कटिबंध बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा, उतना उतना अपने पास में यहाँ पर तीव्रता कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो लेकिन हमें P बिंदु हमेशा कैसा मिलेगा, अदीप्त मिलेगा, सॉरी दीप्त मिलेगा और ब्राइट मिलेगा, अदीप्त नहीं दीप्त मिलेगा, और मतलब यहाँ हम कह सकते हैं ब्राइट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर तीव्रता, है ना, तीव्रता डिस्क के क्षेत्रफल के साथ क्या होगी, क्षेत्रफल के साथ घटेगी, है ना। जैसे क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जब इंक्रीज होगा, अगर क्षेत्रफल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तीव्रता जो है क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन बिंदु P जो है वो हमेशा दीप्त मिलेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, लेकिन बिंदु P हमेशा दीप्त प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो हो जाएगा लंबा तो मैं इसका बनाऊंगी पार्ट 2। तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने डिफ्रैक्शन की पूरी एक सीरीज़ बना रखी है, आप इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के वो भी देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।